हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हम जो विज्ञान की हमारी एक लगातार सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी को लेकर के, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक चीज और खास देखनी होगी। आईएएस विद अरिहंत, या ये कहिए कि अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सभी स्टेट पीसीएस को लेकर के और खास तौर से यूपीएससी को लेकर के 1990 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर जो लगभग 250 से भी ज्यादा बनते हैं और उनके 3500 क्वेश्चनों को असेंबल कर करके वो भी टॉपिक वाइज एक बुक तैयार करी गई है। और उस बुक की खासियत क्या है कि इसमें एक तो सारी जो चीजें हैं वो चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर में भी टॉपिक वाइज उनका डिवीजन दिया गया है। टॉपिकल माइंड मैप है, मतलब जहां पे भी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसके साथ ही आपको कुछ नोट्स टाइप से दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के। फिर उसके साथ ही इसमें खास बात क्या है कि भाई इसमें बहुत कम गलतियां हैं, या ये कहिए कि 100% एरर फ्री है ये। और फिर क्या दे रखा है, बीच बीच में अगर कहीं पे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है तो वो भी साथ में प्रोवाइड कर रखा है। तो ये इस बुक की खासियत है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो कुछ चीजें क्या होंगी कि उसको बीच बीच में आपको नोट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो चीज अगर मान लीजिए आप अलग से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप ये बुक खरीद लीजिए और इस बुक में साथ साथ में आप जोड़ते चले जाइए। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज प्रत्यास्थता एवं दाब के बारे में। अब देखिए, कोई भी जो फ्लूइड है, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो वस्तु है या जो पदार्थ है उसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पदार्थ होता है, अवस्था के आधार पर वो ठोस हो सकता है। ठोस एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। जबकि अगर हम बात करें दूसरी चीजों की जिनको हम तरल कहते हैं, तो तरल एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह करते हैं या फ्लो करते हैं। तरल के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं। एक को हम कहते हैं द्रव और दूसरे को हम कहते हैं गैस। तो जो पदार्थ है उसके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे श्यानता एक गुण हो गया, वो खास तौर से तरलों का गुण होगा। दाब एक गुण हो गया जो खास तौर से तरलों का गुण होगा। लेकिन प्रत्यास्थता की बात करें तो ये खास तौर से ठोसों का एक गुण होगा। अब प्रत्यास्थता है क्या चीज? जैसे आपने मान लीजिए रबर का एक बैंड लिया या कोई एक टुकड़ा लिया, उसको ऐसे करके खींच दिया, खींच करके वापस छोड़ दिया, तो वापस छोड़ने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है। ये जो घटना है यही प्रत्यास्थता कहलाती है। अर्थात जो विरूपक बल है या जो बाहर से बल लगाया गया है, अगर उसको हम हटा दें तो वस्तु अपनी पुरानी कंडीशन में, अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट के चली आती है। वस्तु का यही गुण प्रत्यास्थता अथवा इलास्टिसिटी कहलाता है। अब हम बात करेंगे विकृति के बारे में। तो देखिए, विकृति को कहा जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन असल में है क्या चीज? तो ये एक परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन को अगर आप रिलेटिव फॉर्म में लें या किसी की तुलना के रूप में लें तो उसको विकृति कहने लग जाएंगे। अर्थात सापेक्ष परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। तो ये हो गया विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विकृति का अनुपात। सापेक्ष परिवर्तन जब हमने शब्द बोला तो उसका मतलब था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब x यहाँ पे कोई एक वैल्यू हो सकती है, जैसे x लंबाई हो सकती है। जब x लंबाई होगी तो इसे अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। अर्थात लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। x की जगह पे हम आयतन भी ले सकते हैं, उसको फिर हम क्या कहेंगे? आयतन विकृति कहेंगे। तो आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात आयतन विकृति कहलाता है। फिर हम लेंगे अपरूपण विकृति। आयतन में परिवर्तन किए बिना आकृति में परिवर्तन, इसको हम थीटा के नाम से भी जानते हैं। चाप बटे त्रिज्या भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे हम इसका ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जब इस बुक को ऐसे करके मोड़ दिया जाएगा इस तरीके से, इसके कोणों में तो परिवर्तन आ गया। देखेंगे आप, अभी ये 90 का कोण बना हुआ है यहाँ पर और इस सतह के बीच में। इसको अगर टेढ़ा कर देंगे तो ये एंगल अलग हो गया, किताब का रूप बदल गया, या किताब को ऐसे करके टर्न कर दिया गया। तो अब इसमें क्या है? एंगल चेंज हो गया है, लेकिन जो इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, बाकी सारे गुण थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो भी परिवर्तन हो रहा है, हमने न्यूटन के पहले नियम में ये देखा था कि परिवर्तन का कारक बल होता है, बिना बल के परिवर्तन हो ही नहीं सकता।
अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बल में क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए, हम सिर्फ बल ना कह करके बल और क्षेत्रफल के अनुपात की बात करेंगे, तो इस चीज को स्ट्रेस या प्रतिबल के नाम से जाना जाएगा। हम पढ़ेंगे प्रतिबल। तो ये क्या है? बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसको पास्कल भी कह देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे हमने विकृतियों को पढ़ा वैसे वैसे प्रतिबल के भी अलग टाइप होते चले जाएंगे। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए इस पेन पर या कोई भी ऐसी चीज है, रबर की कोई चीज है, उसके ऊपर अगर हमने वजन लटकाया नीचे की तरफ, तो जिधर वजन लटका हुआ है इसकी लंबाई में वृद्धि उधर ही साइड में होगी, जिधर बल उसी दिशा में अगर परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह के प्रतिबल को अभिलंब या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। ये कह रहा है वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तनन की बात करेंगे तो देखिए, तनन का मतलब है वस्तु की लंबाई में वृद्धि होने पर वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक बल। देखिए, ये जो सभी नाम है सबके मतलब एक ही है, प्रतिबल। संपीड़न मतलब अगर हम किसी चीज को दबाते जाएं, इस पेन के ऊपर से अगर ज्यादा दाब डालते चले जाएंगे, और मान लीजिए रबर का है, स्टील का है, धातु का है, तो उसकी लंबाई में थोड़ी सी क्या होती चली जाएगी? कमी होती चली जाएगी। तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। आयतन प्रतिबल, तो ये क्या है? आयतन में परिवर्तन का विरोध करने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल। अब कह रहा है अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण का मतलब अभी हमने पढ़ा था, जो चेंज, उसके फॉर्म में चेंज कर दे, उसके रूप को बदल दे, उसकी आकृति को बदल दे, तो ऐसा प्रतिबल क्या कहलाएगा? वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल। तो ये अलग अलग नाम है जो अलग अलग जगहों पर प्रयोग होंगे, तो इस वजह से इनके नाम भी अलग अलग हैं। अब क्या किया जाएगा? एक साइंटिस्ट है, हम आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट है, यहां पे जैसे प्रत्यास्था गुणांक आ रहा है, साइंटिस्ट है जिसका नाम है हुक। अब हुक क्या कहता है? हुक ये कहता है कि भाई देखिए, प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात अगर विकृति बढ़ेगी तो आपको प्रतिबल भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा प्रतिबल उतना ज्यादा विकृति। आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे विकृति उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, एक मिनट, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि भाई देखिए, विकृति और प्रतिबल में एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो, क्या इस बात को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि प्रतिबल और ये जो निशान है समानुपाती का, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उसकी जगह पे बराबर का निशान लाने के लिए आपको कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हमने कांस्टेंट ई ले लिया, क्योंकि हम इलास्टिसिटी या विकृति पढ़ रहे हैं, या हम ये कह सॉरी प्रत्यास्था पढ़ रहे हैं, या ई बराबर हम ये कह सकते हैं कि भैया हम प्रतिबल और विकृति के बारे में यहां पे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो क्या होगा? प्रतिबल और विकृति का अनुपात होगा। अब आते हैं यहां पर। यहां तक बात आ गई समझ में? अगर ग्राफिकल फॉर्म में कहें तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक लिमिट तक प्रतिबल और विकृति के बीच में एक सीधी रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। जहां तक ये सरल रेखा रहेगी उसको हम कहेंगे प्रत्यास्थता की सीमा या हुक की लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात, ये आया क्यों वो हमने देख लिया, बैकग्राउंड उसका कैसा क्यों हुआ है। मात्रक क्या बनेगा? तो देखिए, विकृति क्या थी? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अर्थात विकृति मात्रकहीन राशि थी। और प्रतिबल क्या था? एफ अपॉन एरिया, अर्थात ये था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में अगर एक विकृतिहीन या मात्रकहीन राशि को अगर हम भाग दे देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए
प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। अब जैसे जैसे हमने प्रतिबल और विकृतियों को पढ़ा, उसके आधार पर हमारे लिए ये कितने हो जाते हैं, ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, कैसे? एक है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y। y क्या हो जाएगा कि आपने बल लगाया और बल लगाने की वजह से अगर लंबाई में वृद्धि होती चली गई, जिस डायरेक्शन में बल लगाया उसी डायरेक्शन में अगर वृद्धि होती चली गई, तो इसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल के नाम से जाना जाएगा, और इस तरह की विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति के नाम से जाना जाएगा। तब इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाएगा। ठीक है, 1 मिनट। अरे 1 मिनट रुकिए, इसका लाइव नहीं जा रहा है लाइव नहीं जा रहा है, तो 3 दिन बाद दिखा रहा है ना लाइव को। ऐसे अलग है। चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। अब देखिए, जो हमारा सिस्टम चल रहा था उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब हमने देख लिया कि लंबाई में किस तरह से परिवर्तन है। अब हम देखेंगे कि भाई आयतन में किस तरीके से परिवर्तन आएगा। अगर जैसे आप एक गुब्बारे को क्या कर दें, तो उसके ऊपर से अगर कोई वजन रख दें या आप दाब लगा दें, तो वैसी कंडीशन में आयतन में क्या होने लग जाएगा, परिवर्तन होने लग जाएगा। अब परिवर्तन अगर हो रहा है, मान क्या कहलाएगी, आयतन विकृति कहलाएगी। अब ऊपर से क्योंकि आपने दबाव डाला था, तो इसलिए वो अविलंब जो प्रतिबल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अविलंब प्रतिबल कहलाएगा। और इनके बीच का जो अनुपात होगा, मतलब कि अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात होगा, वो क्या कहलाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस कहलाता है। अब आते हैं फिर, जो हमने बुक का एग्जांपल लिया था कि भाई अगर आप स्पर्श रेखीय बल लगा देंगे तो बुक का जो फॉर्म है, उसकी आकृति है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो अनुपात रहेगा वो रहेगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल का और अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति मतलब कि हमने बल लगाया, वस्तु के आयतन में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके कोण वगैरह इन सब चीजों में परिवर्तन हो गया, तो इस तरह की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। अब इन दोनों का अनुपात ईटा या फिर दृढ़ता गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब प्रत्यास्थता को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें, तो भाई किस किस वजह से प्रत्यास्थता प्रभावित हो सकती है। अशुद्धि के कारण हो सकती है, जैसे कि अगर मान लीजिए स्टील की प्रत्यास्थता बाकी सभी चीजों की तुलना में ज्यादा मानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि रबर ज्यादा प्रत्यास्थ है या स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो हम कह सकते हैं कि स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है, क्योंकि कैलकुलेशन करने पर उसके लिए यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का मान ज्यादा आता है। जिसके लिए प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा, वो ज्यादा प्रत्यास्थ, जिसके लिए कम, वो कम प्रत्यास्थ। ठीक, अब लगने पर ऐसा लगता है कि रबर बार बार प्रत्यास्थता को शो कर रही है और स्टील का तार इस तरह से शो करता नहीं है। तो अशुद्धि के कारण, जैसे अगर कार्बन डाल दिया जाए तो उसकी प्रत्यास्थता लगातार क्या होती चली जाएगी, कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाते जाए स्टील में, तो प्रत्यास्थता उसकी लगातार कम होती चली जाएगी, वो हार्डनेस को प्राप्त करती चली जाएगी। कह सकते हैं कि हथौड़े से मारने पर प्रत्यास्थता प्रभावित हो जाती है, विरूपक बल हटाने पर हो जाती है, और बार बार बल लगाने पर भी क्या हो जाती है, प्रत्यास्थता प्रभावित हो जाती है। बार बार बल लगाने का मतलब ये हुआ कि देखिए, हमने यहाँ पे आपसे कहा था कि ये जो लिमिट है, सिर्फ इसी लिमिट के अंदर प्रतिबल और विकृति के बीच में सही समानुपाती का रिलेशन रहेगा। इसके बाद ये रेशियो टूट जाएगा या खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि अगर आप और भी बल लगाएंगे एक लिमिट के बाद, तो फिर प्रतिबल नहीं बल्कि तार के वजन की वजह से, तार अपने खुद के वजन की वजह से, आप सारा वेट हटा लीजिए, सारा फोर्स हटा लीजिए, तार अपने आप ही खिंचता चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो टूट जाएगा। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, फ्री फ्लो ऑफ सॉलिड कहलाती है, या ठोसों का मुक्त प्रवाह कहलाती है। और यहाँ इस पॉइंट पर आके तार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सिर्फ यहीं तक ये सही है।
तो ये कह रहा है बार बार बल लगाने पर, बार बार बल लगाएंगे तो जो बीच अणु हैं उनके बीच में जो गैप है वो गैप प्रभावित होता जाएगा, या ये कहिए कि अणु बार बार लगातार चेंज होने की वजह से लगातार ऊर्जा प्राप्त करते चले जाएंगे और दूर हटते चले जाएंगे। अणु अगर दूर भागेंगे तो भी प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। अब हम देखेंगे आगे। देखिए अब हम देखेंगे दाब के बारे में कि आखिर प्रेशर क्या चीज है। तो अभी हमने जो प्रतिबल पढ़ा था, प्रतिबल की एक स्पेशल कंडीशन, प्रतिबल क्या था, प्रतिबल था स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल था फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब यदि यह फोर्स केवल नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर यह फोर्स क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो लंबवत बल में अगर हम क्षेत्रफल का भाग देंगे तो जो राशि हमको मिलेगी फिर उसको हम क्या कहने लगेंगे, दाब कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दाब प्रतिबल का ही एक विशेष प्रकार है। ठीक है, अब दाब में भी तमाम सारे प्रकार हो सकते हैं भाई, दाब के जैसे वायुमंडलीय दाब, जल का दाब, इस तरीके से। अब इसमें कई सारे वैज्ञानिक हैं जिनके नियम भी हैं दाब के बारे में। तो हम देखते हैं पहले वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो दाब मतलब वही रहेगा, बल में क्षेत्रफल का भाग देने पर ही जो चीज मिलती है उसको दाब भी कहते हैं, और अगर किसी और एंगल से है तो उसको प्रतिबल कह देते हैं। ठीक है, वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसको मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, बैरोमीटर है उसका नाम। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि बैरोमीटर का अगर पाठ्यांक एकदम से नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिर रहा है इसका मतलब क्या होगा, वहां पे बरसात आने के चांस होंगे। और अगर मान लीजिए धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब उस जगह पे मौसम साफ रहेगा। अब ये कह रहा है ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून आना, पहाड़ों पर खाना देरी से पकना, ये सभी वायुमंडलीय दाब के प्रभाव हैं। क्यों, क्योंकि जब दाब बढ़ जाता है, हवा का दाब बढ़ जाता है तो किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट या ये कहिए उसका क्वथनांक भी बढ़ता चला जाता है। पहाड़ों पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लग जाएगा। अब पानी पहले ही उबल जाएगा तो उसकी वजह से खाना बनने के लिए जो एनर्जी आवश्यक है वो देर से मिल पाएगी, इसलिए खाना देर से पकेगा। अब बात करते हैं इसके मात्रकों के बारे में। तो मात्रक तो इसका वही रहेगा भाई, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस में बात करेंगे तो 10 डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट हैं जिनके सम्मान में पास्कल कह दिया जाता है। इसका अन्य मात्रक बात करें, बैरोमीटर जो मीजर करता है वो बार के रूप में मीजर करता है, तो एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका एक अन्य मात्रक है जिसको टॉर कहा जाता है। टॉर क्या है, 133.28 पास्कल या बार कह सकते हैं। अब बात करें एटीएम की, तो वायुमंडल, एक वायुमंडल मतलब पृथ्वी का वायुमंडल किसी स्थान पर जितना औसत दबाव डाल रहा है उसे एक वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब ये होता कितना है, तो भैया ये 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ये फैक्ट हैं, अगर आप इनको याद रख सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, दाब पर मतलब किन किन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रहा ताप बढ़ने पर दाब बढ़ता है। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभी जो वायु के कण है वो नजदीक नजदीक है, ताप आप बढ़ा देंगे तो ये दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच का जो बल होगा वो कम हो जाएगा। बल, अगर बल कम है और उसमें एरिया का डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर दाब या वायुमंडलीय दाब घटता है। दूसरी बात, जलवाष्प होने पर भी दाब घटता है। जलवाष्प क्या होता है कि जब वाष्प गर्म होती है, भाप गर्म होती है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हवा की नॉर्मल डिस्टेंस या जो अणुओं के बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है उससे कहीं ज्यादा होती है। मतलब ये अणुओं को दूर दूर भगाती है।
भाप पानी की अणुओं को दूर दूर भगाएगी। अणु जितने ज्यादा दूर होंगे वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होगा। इस वजह से जब जलवाष्प बढ़ती है तो भी क्या हो जाता है, दबाव कम होता चला जाता है। अब और भी इसमें देखेंगे, ये हो गया हमने देखा वायुमंडल के दाब के बारे में। अब हम देखेंगे तरल के दाब के बारे में। तरल समझ गए आप, तरल का मतलब चाहे हम हवा की बात कर रहे हों और चाहे हम कर रहे हों किसी द्रव की बात, ठीक है। तो ये कह रहा है पात्र में स्थित तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर जो नीचे चीजें होती हैं उनको एकांक कह दिया जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर एकांक पृष्ठ या एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, भाई न्यूटन इसका मात्रक हो गया और मीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक हो गया। इसको पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट के सम्मान में पास्कल भी कह दिया जाता है। अब हम बात करें तो भाई ये प्रकारों की बात करें तो ये क्या है, दो प्रकार का है। द्रव स्तंभ के कारण दाब, जैसे भाई मान लीजिए पानी भरा हुआ है तो किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे वहां ऊपर तक जितना पानी होगा वो सारा का सारा दाब लगाएगा, उसको क्या कहते हैं, द्रव स्तंभ के कारण दाब कहते हैं। द्रव की गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के, यहाँ एक चीज और जोड़ लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर एच डी जी। ये आपने फॉर्मूला खूब कई बार सुना होगा। तो एच डी जी के बराबर होता है। दूसरा कह रहा है गेज दाब, द्रव स्थैतिक तथा वायुमंडलीय दाब में अंतर। तो अगर जो पानी का दाब है या किसी द्रव का दाब है और वायुमंडल का दाब है उनका डिफरेंस निकाला जाए तो वो क्या कहलाएगा, गेज दाब कहलाएगा। क्योंकि जब हम पानी के किसी, मान लीजिए पानी भरा हुआ है यहां तक और हम मान लीजिए इस एरिया में दाब ज्ञात कर रहे हैं, तो असल में जो हमने टोटल प्रेशर निकाला उसमें वायुमंडलीय दाब अपने आप इंक्लूड हो गया, हवा ऑलरेडी दबाव वहां पर डाल रही होगी। तो अगर हम ये कहें कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा जो दाब लगा हुआ है वो पता करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, गेज दाब कहेंगे। इसका मतलब द्रव स्थैतिक दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटा देंगे। अब आते हैं इसके तरल दाब के नियम क्या क्या है। तो क्षैतिज तल पर द्रव का दाब समान होता है, दाब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी जो हमने देखा ना एच डी जी, ये कह रहा है दाब घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हाँ बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है। दाब गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल। दाब पात्र के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी एरिया का पहले ही डिवाइड हो चुका है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। बांधों की दीवार नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली होना। भाई जैसे जैसे हम गहराई में जाते चले जाएंगे तो गहराई बढ़ती चली जाएगी, वहां पे दाब ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वहां पे एक्टिव फोर्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो बांध टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बांधों को नीचे बनाते हैं चौड़ा और ऊपर की तरफ पतला लेते आते हैं। ऊपर की हम बात करेंगे तो ऊपर प्रेशर बहुत कम रहेगा तो वहां पतली दीवार से भी काम चल जाएगा, इसलिए हमेशा बांधों को नीचे मोटा और ऊपर पतला बनाया जाता है। कह रहा है गोताखोर का धातु का कवच पहनकर डुबकी लगाना। भाई देखिए छोटी मोटी गहराइयों तक तो हम ऐसे ही लगा लेते हैं, लेकिन आपने रिसेंट टाइम में ही एक घटना सुनी होगी कि एक पनडुब्बी के द्वारा मैरियाना ट्रेंच में लोग गए थे खोजबीन करने के लिए या घूमने के लिए। आपने देखा कि वहां पे बहुत बुरी घटना हुई और वो पनडुब्बी ज्यादा प्रेशर की वजह से पूरी की पूरी पिचक गई और पिचक करके उसमें जो भी लोग थे सारे के सारे मारे गए। तो नीचे की तरफ दबाव बढ़ता चला जाता है। अगर देखो गोताखोर अगर ऐसा है जो कम गहराई तक जा रहा है तो वो नॉर्मल जा सकता है, जैसे लोग जाते हैं फन के लिए जाते हैं, मछली वगैरह देखने के लिए जाते हैं, या मरीन एनवायरनमेंट कैसा है उसको देखने के लिए जाते हैं, तो वो नॉर्मल चले जाते हैं, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन जो गोताखोर जाते हैं खोजबीन करने के लिए बहुत गहराइयों तक जाते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, एक कवच पहन के जाते हैं जिसपे कि जो पानी का दबाव है वो कम से कम इफेक्टिव हो जाए, उनकी बॉडी पे डायरेक्ट इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए। अब हम देखेंगे एक साइंटिस्ट जिनके सम्मान में दाब का मात्रक पास्कल रख दिया गया था, उन्हीं पास्कल साहब ने नियम दिया या पास्कल के नियम को लिखा। उन्होंने कहा गुरुत्व नगण्य होने पर, गुरुत्व मतलब जो पृथ्वी बल लगा रही है अपने केंद्र की तरफ,
या ये कह दिए गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रही है, गुरुत्व नगण्य होने पर पात्र में रखे द्रव का दाब बढ़ने पर पात्र की दीवारों पर दाब का संचरण समान होना। इसका सीधा सीधा देखिए मतलब ये है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो प्रेशर सभी दिशाओं में वितरित हो जाएगा। इसको ऐसे आसानी से भी समझ सकते हैं कि भाई एक हमारे पास मान लीजिए ये बर्तन है, एक बर्तन है जो इस टाइप का है, एक बर्तन है जो इस टाइप का है, और एक बर्तन है जो इस टाइप का है। अब इन सबको अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और इस वाले बर्तन में अगर पानी डाला जाए या कोई भी तरल डाला जाए और मान लीजिए हमने इस ऊंचाई तक डाला है, तो इनका कहना यह है कि आपको तब तक पानी डालना पड़ेगा चाहे आकृति जो भी हो सब में बराबर ऊंचाई तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब उनके आकार, आकृति, शेप, साइज, इनसे दाब का कोई मतलब नहीं होता है। यही पास्कल का नियम कहलाता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या जितनी भी हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं सब पास्कल के नियम के आधार पर ही काम करती हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे बोझा उठाने के लिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक भी इनको कहा जाता है। तो भैया ये वाहन के सभी पहियों पर मंदन बल लगाने के लिए। आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस या आपने जेसीबी देखी होंगी, ये सभी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, ब्लेज पास्कल के सिद्धांत पर ही काम करती हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। भाई अगर हमने लगाया और उन पर अगर भार लगाएंगे तो उनमें वृद्धि होगी। ये कह रहा है 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाले तार में, 2 मीटर लंबाई और 2 mm वाले व्यास में, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले व्यास के तार में, 1 मीटर लंबाई और 1 mm वाले तार के व्यास में। अब चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या यंग प्रत्यास्था गुणांक देखिए क्या था। भाई यंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो उसने कहा था कि फोर्स कौन सा जो लंबाई के अनुदिश इस तरीके से तार में अगर नीचे की तरफ कोई फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से क्या, मान लीजिए पहले तार यहां तक था, मान लीजिए एल लंबाई, अब उसमें मान लीजिए डेल्टा एल की और वृद्धि हो गई। तो वो कह रहा है फोर्स लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन, भाई ये नीचे क्या कह रहा है, एरिया, और नीचे लंबाई में परिवर्तन। इसका मतलब क्या हो गया भैया, फोर्स हो गया आपका mg अपॉन पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल कोई भी तार होगा तो उसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल आ जाएगा नीचे। इसके आधार पर अगर हम देखें तो चूंकि तार एक ही पदार्थ के बने हुए हैं सभी, इसलिए सभी के यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होंगे तथा प्रत्येक तार समान भार का उपयोग करके खींचा जाता है, इसलिए mg का मान भी सबके लिए बराबर होगा। अब रिलेशन फिर किसके बीच में बचेगा, तो रिलेशन बचेगा भैया डेल्टा एल, एल और आर स्क्वायर के बीच में। इस प्रकार इन तारों की दैर्घ्य वृद्धि मतलब इनकी जो लंबाई के साथ वृद्धि हो रही है, इनकी लंबाई के समानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिमी व्यास वाले तार की दैर्घ्य वृद्धि सर्वाधिक होगी। तार जितना ज्यादा लंबा होगा वृद्धि उतनी ज्यादा होगी, तार जितना ज्यादा पतला होगा वृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। मोटा मोटी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक कठोरता को दर्शाता है, अर्थात पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह यंग प्रत्यास्था गुणांक द्वारा पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो भाई अगर मान लीजिए जब हम जमीन पर होंगे तो जमीन पर प्रेशर रहेगा ज्यादा, इसलिए एक लिमिट तक स्याही भरी हुई होगी। ऊपर जाएंगे प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो इस स्याही के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ था वो भी कम होता चला जाएगा, तो स्याही का जो लेवल है वो भी ऊपर चढ़ता चला जाएगा। बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको पढ़ के मुझे बताइए
कि वायु दाब में कमी के कारण ऐसा हो रहा है, वायु दाब में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है, या अत्यधिक भार के कारण ऐसा हो रहा है। आप बताइए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है भाई, हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब कम होता जाता है तथा पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक हो जाता है, जिस कारण वो पेन से बाहर निकलना शुरू कर देती है। अरे हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, HDG, और पृथ्वी की आकृति कुछ इस टाइप से है। तो भाई ये हो गई हाइट या गहराई कह लीजिए आप इसको। तो सबसे ज्यादा दबाव होगा जब हम तल के पास होंगे, और ज्यो ज्यो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे एच का मान कम होता चला जाएगा। एच का मान कम तो पी का मान भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि भाई हम बचपन से रह रहे हैं, तो वो चीज हमारी आदत में आ चुकी है। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दाब डालता है, हम इसके अभ्यस्त हो चुके हैं, हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। अब हम आगे बात करते हैं। भाई जैसे हमारे जो ब्लड है, जैसे जैसे हमारे इस ब्लड के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हमारा ब्लड भी क्या करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा हार्ट क्या करेगा, और ज्यादा धड़केगा और उस प्रेशर को बैलेंस कर डालेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लगाइए, फिर हम आगे बढ़ के इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब डालता है, परंतु इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दाब डालता है। जब वायुमंडल हमारे चारों ओर दाब डालता है, तो हमारे शरीर का रक्त दाब इस वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है, जिसके कारण हमें वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे हम गोताखोरी करने गए, गोताखोर होते हैं, गोताखोर उनको कहा जाता है जो समुद्र में कोई खोजबीन करने या घूमने फिरने के लिए जाते हैं। अब वहां पे तो पानी का दाब है, तो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। इस वजह से क्या हो जाता है, वहां पे रक्त दाब बढ़ जाता है। तो उनको, क्योंकि रक्त दाब उस टाइम पे जब धीरे धीरे जा रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो उनको एहसास नहीं होता कि उनका रक्त दाब इतना बढ़ गया है। अब उनको ऊपर आने से, अचानक ऊपर आने से रोका जाता है। उनको कहा जाता है एक स्टेप, फिर यहाँ थोड़ा रुकिए, फिर स्टेप, फिर रुकिए, फिर स्टेप, फिर रुकिए, और तब ऊपर आइए। उसकी वजह यह है कि वो अगर नीचे से अचानक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो उनका जो खून का दाब होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि उसकी वजह से उनकी ये नसें फट सकती हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए किसी एक कोई स्पेस में जाए, और वहां पे अगर उसका हेलमेट टूट जाए, या अगर उसके हाथ से जो ग्लव्स पहने हुए हैं वो हट जाए, तो हमारे खून का जो दाब होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बाहर जो दबाव होगा शून्य होगा। तो इस डिफरेंस की वजह से ये जो हमारी नसें हैं ये क्या हो जाएंगी, फट जाएगी, और इनमें से खून निकलने लग जाएगा। यही एक वजह होती है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं एक स्पेशल सूट पहन करके जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आपमाप में कमी आएगी। भाई देखिए, पृथ्वी पर नीचे क्या है, नीचे दाब ज्यादा है। पृथ्वी पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो दाब क्या होता चला जाएगा, गहराई कम, इसका मतलब दाब कम होता चला जाएगा। अब दाब अगर मान लीजिए बाहर का दबाव कम हो रहा है, अंदर का दबाव क्या करेगा, बाहर की तरफ फैलने की कोशिश करेगा। अब कोई भी चीज फैलेगी तो उसके आमाप में क्या होगी, वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये ऑप्शन पढ़िए आप। गुब्बारे के आमाप में कमी, गुब्बारा चपटा होकर चक्र का प्रकार के आकार में आ जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी, गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेंगे। इन ऑप्शनों को पढ़ने के बाद और ये जो कंडीशन है इनको देखने के बाद आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। आमाप में वृद्धि क्यों होगी उसको हमने देखा था कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो वायुमंडल का जो बाहर का दाब है वो कम होता चला जाता है।
क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऊंचाई में जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, फलस्वरूप गुब्बारे के अंदर भरी हुई जो भी गैस होगी, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, वो लगातार बाहर की तरफ एक धक्का मारेगी, जिससे गुब्बारा लगातार बढ़ता चला जाएगा, आयतन लगातार बढ़ने लगेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है। तो भाई अगर अचानक से गिरावट आ गई, इसका मतलब दाब क्या हो गया? बहुत ज्यादा कम हो गया। दाब बहुत ज्यादा कम होने का मतलब है कि यहाँ पे हवा भी क्या हो गई? हवा की मात्रा कम हो गई। हवा की मात्रा कम हो गई तो इसका मतलब बाकी चारों तरफ की हवा क्या करेगी? यहाँ पे बहुत तेजी के साथ चल करके आएगी, ज्यादा तेजी के साथ चल करके आएगी। तो उसी हवा को कम चल के आती है तो हम हवा कह रहे हैं, फिर थोड़ा उससे तेज चल के आ रही है तो उसको हम कह रहे हैं भाई पवन कह रहे हैं। मान लीजिए वो ठंडी है तो हमने समीर कह दिया। तेज चल के आई तो फिर उसको हम क्या कहने लगते हैं? ज्यादा तेज चलती है तो आंधी या तूफान कहने लग जाते हैं। तो ये ऑप्शन पढ़िए, स्थिर तथा शांत रहेगा, वर्षा युक्त रहेगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। कंडीशन आप देख लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उसके बाद ऑप्शन को आप बताइए, फिर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए आपको जो भी ठीक लगता है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आगे बढ़े। चलिए कह रहा है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। भाई ज्यादा तेजी से हवा लौट करके उस जगह पे आएगी, ज्यादा तेजी से आएगी मतलब तूफान या आंधी आएगी। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। इंग्लिश में बैरोमीटर कह रहे हैं, यहाँ पे हम वायु दाब मापी कह रहे हैं। यह किसी भी समय वायुमंडल के दाब की ठीक ठीक जानकारी देता है। अब इसकी सहायता से हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं मौसम का। कैसे? अगर जैसे हमने अभी जब क्लास ले रहे थे तब भी इस चीज को पढ़ा था कि अचानक से अगर नीचे जाएगा तो तूफान, धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो मतलब बरसात, और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो फिर क्या रहेगा? मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। भाई ये सारी की सारी जो चीजें हैं मात्रा के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, आयतन, भार, द्रव्यमान। लेकिन जब हम घनत्व को परिभाषित करते हैं तो घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये तो एक विशिष्ट अनुपात हो गया ना। अब आप उसको कितना भी ज्यादा ले लीजिए, चाहे उसको कितना भी कम ले लीजिए, लेकिन एक स्पेसिफिक आयतन में उतने ही कण आएंगे जितने कि उनको आने चाहिए। इसका मतलब बाकी सारी चीजें बदल जाएंगी। आप अगर मान लीजिए 1 किलो की जगह पे 5 किलो अगर पानी ले लेंगे तो आयतन बदल गया। 5 किलो पानी का जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो भार बदल गया। आपने 1 किलो की जगह 5 किलो लिया था तो इसलिए द्रव्यमान भी बदल गया। अब ये 3 अगर बदल गए तो चौथा फिर जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा, या आप उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि भैया किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व की इकाई किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान ऊपर था, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। ठीक है चलिए जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो हम जानते हैं कि झील पर क्या होगा? एच डी जी करके प्रेशर होगा। तो जो झील है नीचे की तरफ गहराई ज्यादा होगी तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो हर एक चीज को वो छोटी से छोटी करने की कोशिश करेगा। ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो चीजें बड़ी से बड़ी होने की कोशिश करेंगी। अब ये जो डाटा है इसको जानने के बाद अब आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। सिंपल सी बात है बिल्कुल। ऑप्शन बताइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो कह रहा है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। द्रव स्तंभ के कारण झील की तली पर दाब अधिक होता है,
जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर ऊपर की ओर जाने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लग जाता है, जिसके कारण वायु में बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ रहा है, इसका मतलब उसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये सिर्फ किसके साथ लिंक करता है, ये लिंक कर रहा है प्रेशर के साथ। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द्रव चालित ब्रेक और द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक की बात कर रहा है। अभी हमने जैसे पढ़ा था हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, अब इनके लिए हमने पास्कल का नियम पढ़ा था। युक्तियां तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए होता है? तो देखिए पास्कल का नियम ये कहता है कि ये युक्तियां कुछ इस तरह से काम करती हैं, इस तरीके से। एक तरफ एरिया कम रखेंगे तो वहां पे फोर्स भी कम होगा, दूसरी तरफ एरिया को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वहां पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक जगह से संचरण दूसरी जगह पे किसका हो रहा है, प्रेशर, अर्थात प्रेशर दोनों ही कंडीशनों में क्या रहता है, समान रहता है। असल में ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये आपसे पास्कल के नियम के बारे में बात कर रही है। तो ये कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी युक्तियां हैं जिनमें तरल का प्रयोग दाब के संचरण के लिए होता है, या दोनों युक्तियां पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। ऑलरेडी अभी हमने इस चीज को भी देखा था। अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव और पेशपद। ये जो गुण है, जैसे अभी हमने देखा था कि पदार्थ है तो पदार्थ ठोस में विभाजित रहेगा और दूसरी कैटेगरी उसकी तरल हो जाएगी। तो दाब जो हमने अभी पढ़ा, दाब क्या था, तरल का गुण था, वायु या फिर जल जैसी चीजों का गुण था। पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे तो पृष्ठ तनाव गैसों में सामान्य तौर से हमको नहीं दिखता है, पृष्ठ तनाव हमको सामान्य तौर पर तरलों में दिखता है। तो आखिर पृष्ठ तनाव है क्या, तो किसी भी सतह का न्यूनतम आयतन ग्रहण करने का प्रयास करना। देखो हर एक चीज ये चाहती है कि वो कम से कम ऊर्जा को वेस्ट करे, कम से कम ऊर्जा उसकी खर्च हो, या ये कहिए हर एक चीज चाहती है कि वो ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाए। तो वैसी स्थिति में हर एक चीज ये चाहेगी कि उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो जाए, और न्यूनतम होने के लिए उसका जो कवर एरिया है वो गोल होना चाहिए। मतलब हर एक चीज गोल होने की कोशिश करेगी, न्यूनतम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी। यही जो न्यूनतम एरिया ग्रहण करने की प्रकृति है या प्रवृत्ति है या गुण है या ये जो घटना है, उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। समझ गए? तो किसी पृष्ठ द्वारा न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की गुण, प्रवृत्ति या घटना पृष्ठ तनाव कहलाती है। लेकिन ऐसे करके जब बताएंगे तो चीज ठीक तरह से समझ में नहीं आएगी। अब होता क्या है कि भाई अणुओं के बीच में आपस में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो ये कह रहा है कि हमने एक बल मान लिया जो कार्यरत है डिफाइन करने के लिए। सपोज दैट इस तरीके से हमने द्रव ले लिया और उसमें एक काल्पनिक रेखा ले ली जिसकी लंबाई हमने L मान ली, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक फोर्स मान लिया F। तो ये कह रहा है कि उस फोर्स और इस काल्पनिक रेखा का अनुपात क्या कहलाएगा, पृष्ठ तनाव कहलाएगा। ये चीजों को समझने के लिए इस हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। अदरवाइज हर एक पृष्ठ के द्वारा, तरल पृष्ठ के द्वारा न्यूनतम आकार ग्रहण करने की जो विधि है वही पृष्ठ तनाव है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो भैया इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। उदाहरण के लिए सुई का जल में तैरना, क्या इसकी कोई दिशा होती है, तो नहीं, ये प्रदिश या अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। शीशे से छर्रे बनाना, तो सुई का जल में तैरना या बरसात की बूंदों का गोल होना, ये सभी कारण क्या हैं, पृष्ठ तनाव के हैं। या हम तौलिया को अगर भिगाते, एक कोना भिगा देते हैं तो उसमें जल का चढ़ जाना, पृष्ठ तनाव की वजह से एक गुण और डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से द्रव या तो ऊपर चढ़ने लग जाता है या नीचे उतरने लग जाता है। अब हम देखेंगे पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। तो देखिए द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण द्रव के पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की स्थितिज ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहा जाता है। मतलब
पृष्ठ अगर लगातार कम होने की कोशिश करेगा तो उस कम होने के चक्कर में, जैसे स्प्रिंग अगर मान लीजिए आपने खींच रखी है तो वो लगातार सिकुड़ने की कोशिश करेगी, तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, ऐसे पृष्ठ भी सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या है, पृष्ठ ऊर्जा है, जिसे हम एस कहते हैं या वर्क अपॉन डेल्टा ए के हिसाब से डिसाइड करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्क का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब पृष्ठ तनाव का देखिए इफेक्ट हम देखेंगे। तो अगर केशिकत्व की बात करें तो केश का मतलब होता है बहुत पतला, बाल के समान पतली कोई चीज को केश कहा जाता है। तो अगर कोई बहुत पतली नली है तो उसको क्या कहा जाएगा, केश नली कहा जाएगा। केश नली में द्रव के तल का ऊपर उठना या नीचे गिरना क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। ये भी किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव की ही वजह से ऐसा होता है। जैसे अब केशिकत्व के उदाहरण देखेंगे, कैपिलरिटी के उदाहरण देखेंगे, तो जैसे स्याही सोखते द्वारा गीली स्याही का सोख लेना, जैसे फोम का गद्दा आता है उसको पानी में डालेंगे तुरंत वो सारे पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती द्वारा ऊपर चढ़ना, तो भाई कोई भी दीपक होता है उसमें भी आप देखेंगे ऑयल घी जो भी होती है चीजें क्या होती हैं, बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ जाती हैं। तौलिया को अगर गीला कर दिया जाए तो एक कोना हम डुबाते हैं पानी में और बाकी तौलिया फिर वैसे उस डूबे हुए कोने से पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है। उसकी वजह से जब बरसात होती है तो इस तरीके की केशिकाएं बन जाती हैं मिट्टी के अंदर जिनसे पानी ऊपर आता रहता है लगातार। अब किसान क्या कर देता है, बरसात के बाद अपने खेत को जोत देता है जिससे ये केशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से खेती में बहुत लंबे समय तक लगातार नमी बनी रहती है, वो भी केशकत्व का ही उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है अंतर आणविक बल। देखो अणुओं के जो बीच में बल लगेंगे उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमने पानी भरा मान लीजिए किसी एक गिलास में, तो यहाँ पे मान लीजिए वो लोहे का गिलास है तो यहाँ पे फेरस होगा, यहाँ पे लोहा होगा, यहाँ पे लोहा होगा, भाई इसी हिसाब से दीवार बनी होगी ना ग्लास की। फिर इसमें क्या होगा, अब इसमें बीच में इस तरीके से पानी भरा होगा तो यहाँ पे H2O होगा, यहाँ पे H2O होगा, यहाँ पे कोई H2O का अणु होगा। मान लीजिए हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर H2O और H2O के बीच में बल लगेगा तो उसको ससंजक बल कहेंगे। H2O और अगर लोहे के बीच में बल लगेगा तो उसको आसंजक बल कहेंगे। मोटा मोटी बस इतनी बात है। अब इसको टेक्निकली समझते हैं। तो ये कह रहा है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला बल या दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, आसंजक या एडहेसिव फोर्स कहलाता है। उदाहरण के लिए जल कांच को भिगोता है, पारा नहीं। श्यामपट्ट पर लिखना संभव होना, ये सभी अंतर आणविक बलों की वजह से ही होते हैं। मतलब देखिए किसी भी अगर हम श्यामपट्ट पर लिख पा रहे हैं इसका मतलब जो ब्लैक बोर्ड है और जो खड़िया है उनके बीच में बल ज्यादा है, इसी वजह से लिखा जा रहा है। मान लीजिए कोई ऑयली अगर सरफेस है, तेली अगर स्किन है तो उस पर आप पानी डालेंगे पानी चिपकेगा नहीं, लेकिन नॉर्मल अगर किसी दीवार पर पानी डालेंगे तो तुरंत चिपक जाएगा। तो जो तेल के साथ पानी का रिलेशन है वो क्या है, आसंजक बल बहुत कमजोर है और ससंजक बल बहुत ज्यादा है। इसलिए तेल कभी कमल के पत्ते पर नहीं पानी कमल के पत्ते पर नहीं चिपकेगा, तेल के कागज पे नहीं चिपकेगा, लेकिन नॉर्मल कागज पे तुरंत चिपक जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल कागज की कंडीशन में क्या होगा, आसंजक बल कमजोर हो जाएगा, ससंजक बल कमजोर और आसंजक बल ज्यादा तेज हो जाएगा। अगर ये ज्यादा तेज है तो ये पानी क्या करेगा, लोहे को भिगोएगा, इस सतह को भिगोएगा। ये कोई भी सतह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए पानी पानी के बीच में बल ज्यादा है तो ये इस वाली सतह को नहीं भिगोएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पारे का एग्जाम्पल ले लें तो पारे के और लोहे के बीच में जो बल है वो बहुत कमजोर होता है, जबकि पारे और पारे के बीच में ज्यादा बल होता है, इसलिए पारा लोहे की सतह को नहीं भिगोता है। अब आगे देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है वर्षा की बूंदें के कारण गोलाकार होती हैं। तो आप ये जानते हैं कि हर एक पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की
कोशिश करता है और उसकी यही कोशिश पृष्ठ तनाव कहलाती है। तो आपसे पृष्ठ तनाव की क्या पूछी है, परिभाषा पूछी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके हिसाब से, चलिए तो एक्सप्लेनेशन ही करते हैं डायरेक्ट इसका, ऑलरेडी उसकी परिभाषा ही पूछी है। तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं क्योंकि वर्षा की बूंदें या प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है, अतः वह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, इसलिए क्या हो जाता है, मच्छर वगैरह उस पर तैरती रहती हैं, मकड़ियां उस पर तैरती रहती है, मच्छरों के लार्वा बड़े आराम से तैरते हैं, उनके अंडे तैरते रहते हैं। फिर क्या किया जा सकता है भाई, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर उसके अभी देखेंगे उसका इलाज क्या है। फिर जिसके कारण पृष्ठ समांतर सभी दिशाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है और बूंद गोलाकार एक गोल आकार ग्रहण कर लेती है, क्योंकि दिए गए आयतन के लिए गोल का पृष्ठ न्यूनतम होता है, कम से कम एनर्जी को वेस्ट करना है इसलिए। अब हम देखेंगे पृष्ठ तनाव पर प्रभाव, किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घट जाएगा, वजह अणुओं के बीच दूरी बढ़ती चली जाएगी, दूरी जितनी ज्यादा होगी पृष्ठ तनाव उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट पड़ता है इसमें अशुद्धि का। अशुद्धि अगर मान लीजिए शीघ्र घुलनशील है, शीघ्र घुलने वाली है, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे नमक चीनी वगैरह अगर पानी में घोल दिया जाए तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। देर से अगर घुलने वाली अगर अशुद्धि है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। जैसे कि अगर हम पानी में साबुन मिला दें तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे कि अगर पानी में हम तेल मिला दें तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब कभी कोई जैसे मच्छर वगैरह हैं उनके लार्वा वगैरह मारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जब गाइडलाइन आती हैं तो वो ये कहते हैं कि भैया पानी अगर कहीं आपके चारों तरफ भरा हुआ है तो उन गड्ढों में जाकर के आप क्या कर दीजिए, मिट्टी का तेल, डीजल या पेट्रोल इत्यादि डाल दीजिए। वो जैसे ही पृष्ठ पर फैलेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि देर से घुलने वाली चीज है, तेल तो घुलता ही नहीं है, तो पृष्ठ तनाव को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे। अब मच्छर या मच्छर के लार्वा क्यों तैर रहे थे, पृष्ठ तनाव की वजह से, ज्यादा पृष्ठ तनाव था। अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वो उसी पानी में डूब जाएंगे और उनकी हो जाएगी डेथ। अगर मच्छर मक्खी या मच्छर अगर या उनके लार्वा, उनके अंडे अगर खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनका प्रकोप कम हो जाएगा और इससे क्षेत्र में जो बरसात के मौसम में बीमारियां फैलती हैं वो भी कम होती चली जाएंगी। ठीक है, आ गया पृष्ठ तनाव पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। अभी हमने देखा था सबसे ऊपर का सरफेस एक ठोस झिल्ली की तरह काम करने लग जाता है और जिसकी वजह से उस पर मच्छर, मक्खी, सुई या इस तरह की चीजें तैरने लग जाती हैं। कह रहा है पानी के उत्प्लावन के कारण। अगर आपसे पूछे लोहे का जहाज क्यों तैरता है तो उसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कह रहा पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। अब इसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है भाई, पृष्ठ तनाव की ही वजह से तो ये सारे काम हो रहे हैं। कह रहा लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जब सुई जल के पृष्ठ पर रखी जाती है तो यह अपने भार के कारण जल के पृष्ठ को थोड़ा नीचे दबा देती है, जिससे जल के मुक्त पृष्ठ का क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण जल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम कर, भाई सुई क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, भार है उसमें और वो नीचे की तरफ लगाएगी तो जो ऐसे करके सीधा सरफेस था, ऐसे करके जो सीधा सरफेस था वो सुई के कारण इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। अब जो मुड़ गया इसकी वजह से क्या हो गया, क्षेत्रफल गया बढ़। अब पानी क्या कोशिश करेगा, इसको फिर से सीधा करने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा और जो सुई है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो सुई क्या करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। सुई का प्रत्यानयन बल लगता है सुई पर और इस प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग मतलब अपनी पुरानी कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो बल लगता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं।
के ऊर्ध्वाधर घटक जुड़कर सुई के भार को संतुलित करते हैं, जिसके कारण सुई तैरती हुई नजर आती है। आपको ये भाषा अगर समझ में नहीं आ रही तो सीधे सीधे कि भाई अगर सुई हमने रख दी तो इसकी वजह से पृष्ठ थोड़ा कर्व हो जाएगा, पृष्ठ कर्व हो जाएगा, लेकिन पृष्ठ तनाव कहता है कि पृष्ठ जितना सीधा रहेगा उतना ही है। अब कर्व हो गया तो एरिया गया बढ़, एरिया को न्यूनतम करने के लिए ये ऊपर की तरफ बल लगाएगा, भार लगेगा नीचे की तरफ, दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो चीज जहां होती है वही की वही तैरने लग जाती है। तैरने का नियम या आर्किमिडीज का हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। आगे, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। तेल जल की अपेक्षा कम घना, घना मतलब घनत्व की बात कर रहे हैं। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव पानी से कम है। आगे बढ़े, आपको जो आंसर समझ में आता है दीजिए, उसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फिर है ये भी पृष्ठ तनाव से ही रिलेटेड, तो ये ऑप्शन जो घने वाले हैं ये तो खत्म, अब 50-50 पर आ जाएंगे आप। अब बताइए इसमें से सी या डी आपको उचित लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है भैया, तेल तल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम है। अभी तो उदाहरण दिया था कि जो चीजें बहुत देर से घुलती हैं उनकी वजह से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो तेल अगर घोलेंगे तो पानी का भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अर्थात तेल के अणुओं के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स, समान अणुओं के बीच जो बल लगता है वो जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम है, जिसके इसके विपरीत यदि जल को तेल की परत पर डाला जाए तो यह सिकुड़कर गोल आकार ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से देखा होगा कमल के पत्ते पर एक पानी की बूंद पड़ती है तो वो एकदम गोल गोल बन जाती है, ये इस बात को कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, कह रहा है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। भाई वायुमंडलीय दाब से अगर अधिक हो जाएगा तो बुलबुला फैलता चला जाएगा, वायुमंडलीय दाब से कम होता है तो बुलबुला सिकुड़ता चला जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ये भी हो सकता है, और वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। एग्जैक्ट आधा कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल सा मामला हो गया। देखिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि दो चीजें बनती हैं गोलाकार आकृति ग्रहण करती हैं। एक होती है बूंद, बूंद मतलब जिसमें हवा एक ही तरफ से टच कर रही होती है, अंदर कोई लिक्विड भरा होता है, और एक होता है बुलबुला। बुलबुले में जब बूंद में बात करेंगे तो इसके लिए होता है 2T/R, एक्सेसिव प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर, इतना प्रेशर इसमें होता है, और बुलबुले में 4T/R, इसमें इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। इस तरीके से दो फॉर्मूले अगर आप याद रख पाए तो ज्यादा अच्छी बात है। इन दो फॉर्मूलों को देख करके आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन दें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कह रहा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कितना ज्यादा होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 4T/R। टी यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है। कह रहा बूंद तथा साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब इस पर लगने वाले बाहर के दाब से अधिक होता है। दाबों में इस अंतर को आधिक्य दाब कहते हैं। बूंद या बुलबुले के भीतर का यह दाब बाहर की ओर लगता है, जो बूंद या बुलबुले के पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ के अविलंबवत भीतर की ओर लगने वाले बल को प्रति संतुलित करता रहता है। तो अंदर की तरफ से हमेशा एक बाहर की तरफ दाब लगता रहेगा। इसलिए क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि मान लीजिए एक बड़ा गुब्बारा है, एक छोटा गुब्बारा है, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा और बढ़ेगा और कौन सा और छोटा होगा। जो छोटा गुब्बारा होगा उसकी त्रिज्या होगी कम, ऐसे 4T/R, और जो बड़ा गुब्बारा होगा उसकी त्रिज्या होगी क्या, ज्यादा। त्रिज्या ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और हवा हमेशा कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो छोटे और बड़े गुब्बारे को अगर मिला देंगे तो हमेशा बड़ा गुब्बारा और बड़ा होता चला जाएगा और छोटा और पिचकता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा। अभी जैसे इसका गुब्बारे के साथ हमने एग्जांपल लिया था, तो गुब्बारा और बुलबुला एक ही टाइप की चीज है, तो भैया जो छोटा होगा वो और छोटा होता चला जाएगा, बड़ा होगा वो और बड़ा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन ये होता है जिसके लिए आर ज्यादा होगी उसके लिए प्रेशर कम होगा, और हवा हमेशा कम प्रेशर से
सॉरी, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। हवा के बहने का ये रूल है। तो जहां कहीं भी सही ऑप्शन आपको मिल जाए वो ठीक। छोटा और छोटा, बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि छोटे बुलबुले में वायु का दाब बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होगा। इसके दोनों बुलबुलों को नली द्वारा जोड़ने पर वायु छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले की ओर प्रवाहित होगी, जिसके कारण बड़ा बुलबुला और बड़ा होता जाएगा। एक ही दिमाग में रखनी है चीज ये। आर यहाँ पे क्या है, जैसे ये बूंद है तो ये इसकी त्रिज्या है, मतलब बुलबुले की, और अगर बूंद के बारे में बात करेगा तो इसको 2T/r के साथ डिफाइन कर दिया जाएगा। यहां भी ये त्रिज्या का ही काम करेगी। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? भाई ये सारे के सारे कारण पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। पृष्ठ तनाव का एक विशेष गुण है, जब पानी या कोई अन्य द्रव किसी एक बहुत पतली नलिका में ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है, या पारे जैसी कोई चीज किसी पतली नली में लगातार नीचे की तरफ उतरती चली जाती है, तो यह गुण कहलाता है केशिकत्व या कैपिलरिटी। तो यही गुण यहाँ पे कह रहा है कि आखिर कैसे तेल चढ़ता चला जाता है, तो उसकी वजह कह रहा है परासरण, विसरण, जीव द्रव्य संकुचन, और ये कह रहा है पृष्ठ तनाव। तो अब आपको जो भी ठीक लगता है बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि एक्सप्लेनेशन इसका ऑलरेडी हो चुका है। कह रहा बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को बत्ती के ऊपर चढ़ाने का कारण पृष्ठ तनाव है। कह रहा केरोसिन की बत्ती के अंदर केस नली बन जाती है। भाई जो बत्ती होगी उसमें बहुत छोटी छोटी नलियां बन जाएंगी, वही केस नली है, जिसके सहारे केरोसिन ऊपर तक चढ़ता है। इस घटना को केशकत्व कहते हैं। यह घटना पृष्ठ तनाव पर आधारित होती है। अभी जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वहां एग्जैक्टली इसी चीज को पढ़ा भी था हमने। कह रहा एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अगर ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ रहा है तो ये कह रहा है तरल जल की अपेक्षा अधिक शान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि केस नली का जो गुण है वो पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा रिएक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। रिएक्शन ज्यादा होगी तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है पानी जैसी, तो वो और ज्यादा ऊपर तक चढ़ती चली जाएगी। पारे जैसी चीज है तो वो और नीचे तक उतरती चली जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा उतना। तो आप समझ गए होंगे ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण यह है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा वो द्रव उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ता चला जाएगा। भाई गर्म कर देंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होगा तो खुद पानी ही बहुत कम ऊपर चढ़ पाएगा। एक लिमिट के बाद अगर गर्म कर दें तो पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ये कह रहा है स्याही का सूखना, जो ब्लूटिंग पावर होता है, पेपर होता है, या स्याही सोखता कह सकते हैं। भूमि जल का ऊपर चढ़ना, तो भूमि जल में अभी हमने किसानों वाला एग्जांपल देखा था किस तरीके से केशकत्व बन जाता है। कह रहा है सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैल जाना, तो इसके लिए जैसे तौलिया गीली हो जाती है वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब कह रहा है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। भाई हमें अगर ये पता चल गया कि तीन ये ऐसे हैं जो एक जैसे कारण है, तो चौथा जो भी कारण होगा वही सही आंसर मान लिया जाएगा। तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है, मतलब केशकत्व तो होता ही होता है, लेकिन जो पत्तियां हैं उनमें छेद होते हैं नीचे की तरफ, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इस चीज को भी देखेंगे। स्टोमेटा से बहुत सारा पानी क्या होता रहता है, भाप बन के उड़ता रहता है, तो ऊपर दबाव हो जाता है कम, नीचे दबाव रहता है ज्यादा, तो उस दबाव की वजह से भी चढ़ता है, केशकत्व कारण है। और फिर ये कह रहा है क्योंकि पौधों की जड़ों से जल इसके पर्णसमूह की ओर बढ़ने के लिए केशकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ट्रांसपिरेशन, ससंजक आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं, जबकि बाकी सब में आप देखेंगे केवल और केवल केशकत्व ही कारण है। भाई किसी भी चीज के ऊपर चढ़ने की एक ये भी तो वजह है कि अगर ऊपर प्रेशर कम नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चीज जाएगी, तो ये कारण भी होता है पत्तियों में। प्रस्वेदन का मतलब ही वही हो गया, जो भाप बनने के लिए, जो स्टोमेटा से भाप बन के पानी उड़ जाता है उसकी वजह से। अगला देखेंगे क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है वो किस कारण से होती है। तो हम अभी हम पढ़ चुके हैं भाई, पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव है वो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहेगा, श्यानता की वजह से वो गाढ़ा होने की कोशिश करेगा, मतलब अपने अंदर से होकर के गति नहीं होने देगा, जितनी ज्यादा श्यानता उतना ही गति का विरोध करेगा। ठीक, घनत्व की बात करें तो ये क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, मतलब एकांक आयतन में ये द्रव की मात्रा को बताता है, सॉरी द्रव्य की मात्रा को बताता है। और अगर हम बात करें वाष्प दाब की, तो ये क्या है, ये हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा या भाप की मात्रा को बताता है। ऑप्शन आपको पता चल गया, आगे हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है भाई, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रकृति का कारण है वो पृष्ठ तनाव होता है। क्यों? क्योंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। एनर्जी कम से कम लॉस कब होगी, जब एरिया न्यूनतम रहेगा, इसलिए हर चीज गोल होना चाहती है। सूरज गोल है, पृथ्वी गोल है, चंद्रमा गोल है, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं जिनको एनर्जी कंजर्व करनी है वो सभी गोल आकृति में ही पाई जाती हैं। सर्दियों में हम देखेंगे कि जो कुत्ते सोते हैं अपनी ऊर्जा कम से कम वेस्ट हो, या जितने भी जानवर हैं, इवन हम खुद भी देखेंगे हम गोल होकर के सोते हैं। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर फैला करके सोते हैं ताकि ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा निकल के जाए। तो द्रव के अणु ससंजक बलों द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इसी कारण द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव की व्याख्या सर्वप्रथम लाप्लास ने अंतर आणविक बलों अर्थात ससंजक बलों के आधार पर की थी। उनके अनुसार अणुओं के मध्य आणविक परास 10 की पावर -9 मीटर से कम होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु अगर इससे अधिक होती है आकर्षण बल नगण्य हो जाता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई पृष्ठ तनाव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म करेंगे तो पृष्ठ तनाव कम होता चला जाता है। इसी वजह से होता है कि जब नजदीक हैं तो ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है और दूर दूर चले जाएंगे तो बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो भाई आवेशित किया जाएगा तो एक ही तरह का आवेश होगा। एक तरह का जो आवेश होता है, कूलम का नियम आगे चल के पढ़ेंगे, तो कूलम का नियम ये कहता है कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये चार आ गए तो ये भी इधर भागेगा, ये भी और ये भी, सभी दूर दूर भागेंगे। अब इसमें आप देखिए अगर दूर दूर भाग रहे हैं तो इफेक्ट क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बुलबुले का लोप हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अब आपको पता चल चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो कह रहा है भाई साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो त्रिज्या बढ़ जाती है क्योंकि समान आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकारक बल युग्म व्युत्पन्न होता है, या ये कहिए कि प्रतिकर्षी बल लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। हाँ भाई,
केशकत नहीं होता तो कैसे जला पाते? बिल्कुल सही बात है। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। और ये कह रहा है स्याही सोख पत्र का काम करने में विफल हो जाता है। ये सही है, ये सही है। स्ट्रॉ का प्रयोग अपने आप थोड़ी ना उसमें पानी या कोई भी चीज चढ़ के आती है। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं जब उस स्ट्रॉ के द्वारा, तो हम उसको तेजी से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो वो तो प्रेशर डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। अंदर प्रेशर ज्यादा है उस मान लीजिए ग्लास के अंदर, हमने अपने मुंह में क्या कर दिया, हवा को पीछे की तरफ खींचा तो प्रेशर हो गया कम, वो तो उस वजह से चढ़ गया। अब कह रहा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात हो सकती है। तो इसमें से स्ट्रॉ वाले की अगर हम बात छोड़ दें तो बाकी सभी सही लगते हैं। दो नहीं होना चाहिए, तो दो नहीं होना चाहिए। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दो नहीं होगा, बस क्यों नहीं होगा वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और देख लेते हैं इसमें। प्रकृति केशकत्व क्रिया का बहुत अच्छा प्रयोग करती है। केशकत्व क्रिया के फलस्वरूप लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर पहुंच पाता है, इसलिए यदि ये घटना अगर नहीं होती तो फिर दिए का जलना बहुत मुश्किल हो जाता। स्याही सोखता जो होता है वो भी केशकत्व की वजह से ही अपना काम कर पाता है। अगर केशकत्व नहीं होता तो फिर वो स्याही को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं नलियों की या केश नलियों की भांति काम करती हैं, जो भूमि से पोषक तत्व को ग्रहण करती हैं। अगर ये क्रिया नहीं होती, हालांकि इसके साथ और भी कई क्रियाएं शामिल होती हैं, पर मुख्य यही क्रिया अगर ये नहीं होती तो फिर पानी नीचे से जड़ों से पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता। अब नॉलेज प्लस में देख सकते हैं, ये कह रहा है केशकत्व की परिघटना न होने पर भी मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग किया जा सकेगा। वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम अपने मुंह में कम प्रेशर कर देते हैं, तो अधिक प्रेशर से चीजें हमेशा कम प्रेशर की तरफ जाती हैं। इस वजह से स्ट्रॉ में द्रव ऊपर चढ़ जाता है, उसका केशकत्व के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अब बात करते हैं, फिर से हम अपनी बुकों के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो अभी हमने तमाम सारे डाटा लिखे थे, अब वो डाटा अगर आप बुक में लिखेंगे, एक बार बुक में से काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइंड मैप बने हुए हैं। उन्हीं माइंड मैप में आप और एक्स्ट्रा चीजों को जोड़ लीजिए। जैसे एक हमने बुलबुले का एग्जाम्पल देखा, एक हमने एग्जाम्पल देखा उसका 4T/R और 2T/R बूंद का, और गुब्बारे का एग्जाम्पल देखा कि बड़ा गुब्बारा छोटा गुब्बारा मिलेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करिए, आप ये अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल किताब ले लीजिए सामान्य विज्ञान की, और इसके साथ अगर आप इस साल दे रहे हैं या अगली साल आप देने वाले हैं, तो फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की ही तरफ से प्रीलिम्स पॉसिबल में 4 और भी किताबें निकाली गई हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और वैश्विक भूगोल, राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से। तो आप इन बुकों को भी ले लीजिए, क्योंकि बाकी सभी लोग मिलकर के पूरी तरह से, जब आपका ये पीटी आएगा यूपीएससी का, उससे पहले हम लोग ये पूरा का पूरा कोर्स आपको करा देंगे। इसी के साथ आज की इस परिचर्चा को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।